प्यारे विद्यार्थियों, आपका इतिहास विभाग की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सबका प्रवेश हो चुका है और आप सबके व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं। इन व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से आप तक पठन सामग्री और वीडियोज, लेक्चर वीडियोस वो आप तक भेजे जाएंगे। इतिहास के बारे में मैं आपको बता दूं कि लोहिया कॉलेज के इतिहास विभाग में हम 3 प्रोफेसर्स हैं। मैं डॉक्टर डी.के. चारण और डॉक्टर एस.डी. सोनी और मैडम ट्विंकल शर्मा जी। डॉक्टर एस.डी. सोनी साहब ने इस ग्रुप में आपका जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो उन्होंने इस ग्रुप में पोस्ट किया था। आपने उस पाठ्यक्रम को देखा होगा। सोनी साहब या मैडम, उन दोनों में से कोई एक आपको पहला पेपर करवाएंगे। उस पेपर का पहला जो पेपर है उसका नाम है भारत का इतिहास, प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। प्रारंभ यानी अर्ली टाइम से 1206 एडी तक, ईस्वी तक। ये आपका भारत का इतिहास पहला पेपर। इसका पाठ्यक्रम भी इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा हुआ है। दूसरा जो पेपर है उस पेपर का नाम है आधुनिक विश्व का इतिहास। इसका समय है 1453 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक। यह पेपर मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब तक हम ऑनलाइन हैं, हम ऑनलाइन आपको पढ़ाएंगे, और जब महाविद्यालय प्रारंभ हो जाएंगे तब क्लासरूम टीचिंग सेकंड पेपर जो इतिहास का है वो मैं आपको करवाऊंगा। इतिहास का हालांकि पाठ्यक्रम आप तक फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर का पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी मैंने सेकंड पेपर का, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसका पाठ्यक्रम मैंने पोस्ट किया है और सामने आपको स्लाइड पे दिख रहा है। इसमें 5 पैराग्राफ दिख रहे हैं, छोटे छोटे। पहला पुनर्जागरण, ये 5 इकाइयां हैं। ये जो 5 पैराग्राफ दिख रहे हैं, पहले में पुनर्जागरण, दूसरे में औद्योगिक क्रांति दिख रहा है, तीसरा वियना कांग्रेस से शुरू हो रहा है, चौथा एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद से प्रारंभ हो रहा है, और जो अंतिम और 5वीं जो यूनिट है वो राष्ट्रसंघ से जो है प्रारंभ हो रही है। पहली जो यूनिट है उसका जो पहला टॉपिक है वो है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का हमें अर्थ करना है, यानी उसकी परिभाषा करनी है, उसके क्या कारण रहे पुनर्जागरण के, और उस समय कला और साहित्य का विकास हुआ वो हमें करना है, वो हमारे अध्ययन में सम्मिलित रहेगा। वाणिज्यवाद एवं वाणिज्य क्रांति जो कि यूरोप में हुई थी, ये भी इसी इकाई में है। धर्म सुधार आंदोलन एवं प्रति धर्म सुधार आंदोलन, ये भी इसी इकाई में है। उपनिवेशवाद का प्रारंभ इसी इकाई में है। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध, कारण और परिणाम, ये आपकी पहली इकाई है। दूसरी इकाई औद्योगिक क्रांति के कारण और परिणाम, फ्रांस की क्रांति के कारण और परिणाम, नेपोलियन बोनापार्ट की जो विजय उसने जो प्राप्त की, यानी उसका जो साम्राज्यवाद था, और जो उसने सुधार किए, ये हमारी द्वितीय इकाई में है। तृतीय इकाई में, थर्ड यूनिट में, वियना कांग्रेस, मेटरनिख व्यवस्था एवं यूरोप की संयुक्त व्यवस्था,
1848 की फ्रांस की क्रांति और उसके प्रभाव, इटली और जर्मनी का एकीकरण, पूर्वी समस्या, क्रीमिया का युद्ध और बर्लिन समझौते के जो विशेष संदर्भ में हमारा अध्ययन केंद्रित रहेगा। चौथी इकाई, एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद, इसके क्या कारण रहे और क्या परिणाम रहे, इसका अध्ययन हम करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम इसी इकाई में करेंगे। बोल्शेविक क्रांति के कारण और परिणाम इसी इकाई में करेंगे। वर्साय समझौता और उसके बाद फांसीवाद और नाजीवाद के उदय के कारण हम चौथी इकाई में करेंगे। अंतिम और पांचवी इकाई में राष्ट्रसंघ के उद्देश्य क्या थे, राष्ट्रसंघ की उपलब्धियां क्या थी और राष्ट्रसंघ की असफलताएं क्या थीं, ये हम करेंगे। इसी इकाई में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम, इसी इकाई में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रादुर्भाव, उसका जन्म कैसे हुआ, संगठन, वो ऑर्गेनाइजेशन जो उसका अध्ययन है संगठन, और उसकी उपलब्धियां, ये हम इसी इकाई में करेंगे। और पांचवी इकाई का जो अंतिम जो टॉपिक हैं वो आधुनिक चीन, जापान और टर्की यानी कि तुर्की का आविर्भाव या उनका जो उत्थान वो किस प्रकार से हुआ, ये हमारी 5 इकाइयां हैं। हम इन 5 इकाइयों का अध्ययन हम ये अपने इतिहास के इस दूसरे पेपर में करेंगे। 5 यूनिट्स में ये बटी हुई हैं, मैंने आपको अभी बताया। इतिहास का जो पेपर है या जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, ऐच्छिक विषय हैं, वो 100 अंक का होता है। इतिहास का प्रथम पेपर भी 100 नंबर का होगा, द्वितीय पेपर भी 100 अंक का, पूर्णांक जो है वो 100 अंक हैं। इसमें 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव, जिसमें ए, बै, से, दै 4 विकल्प दिए होते हैं, उनमें से आपको एक टिक करना होता है। 10 ये प्रश्न आएंगे। 5 जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे और 3 जो है वो ऐसे टाइप आंसर होते हैं वो प्रश्न आएंगे। वो हम आगे जैसे जैसे अपन बढ़ते जाएंगे इसके बारे में आपको और बताते जाएंगे। ये तो अपने विषय की बात हुई। अब चूंकि आप महाविद्यालय में नए विद्यार्थी हैं, फ्रेशर्स हैं, तो आपको मैं महाविद्यालयों की कुछ गतिविधियों के बारे में बता देता हूँ जो आपके काम आएंगी, आपको जानकारी। देखिए, महाविद्यालय में एक बहुत ही समृद्ध पुस्तकालय है और वहाँ पुस्तकालय में जाकर के आपको अपना जो कॉलेज का परिचय पत्र है वो दिखा करके वहाँ एक फॉर्म भरना होगा। उस फॉर्म को भरने के बाद आपके लाइब्रेरी कार्ड बनेंगे। जब लाइब्रेरी कार्ड बन जाएंगे, उन कार्ड के माध्यम से आपको पुस्तकें प्राप्त होंगी। एक विद्यार्थी को 4 पुस्तकें मिलती हैं। वो पढ़ने के बाद आप जमा करवाइए। एक समय होता है 15 दिन या 1 महीने का, और वो जो भी व्यवस्था है इस संबंध में लाइब्रेरी स्टाफ आपको और अधिक बताएंगे। पुस्तकालय में ही वाचनालय है। जब कॉलेज खुलेगा आप आएंगे तो वाचनालय में कई प्रकार के हिंदी अखबार आते हैं, अंग्रेजी अखबार आते हैं। वहाँ टेबल चेयर्स, पंखा और टॉयलेट्स, ये सब व्यवस्थाएं वहाँ पर हैं। आप वहाँ बैठ कर के अखबार पढ़ सकते हैं, पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन कर सकते हैं। महाविद्यालय में कुछ जो शिक्षण के अलावा जो गतिविधियाँ होती हैं, जो प्रमुख गतिविधियाँ हैं, उनके बारे में मैं आपको परिचय दूं तो एनसीसी, महाविद्यालय में एनसीसी चलती है। यहाँ एक और विशेष बात है, एनसीसी की जो लड़कियों के लिए अलग यूनिट है, लड़कों की अलग यूनिट्स हैं, लड़कियों की भी एक यूनिट है जो इस महाविद्यालय में चलती हैं। जब आप महाविद्यालय में आएंगे तो आप नोटिस बोर्ड ज़रूर देखें। जब रोज़ महाविद्यालय में जब आप आएंगे, रोज़ाना ये आदत डालिए कि नोटिस बोर्ड पे देखें। तमाम सूचनाएं
आपको नोटिस बोर्ड से प्राप्त होंगी। वहाँ यदि आप नहीं देखते हैं तो आप वंचित रह जाएंगे। आपको मौखिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से कोई कुछ नहीं कहीं पे मालूम चलेगा, को नहीं बताया जाएगा। कहीं कोई संदर्भवश क्लासरूम में, क्लास टीचिंग में कोई बात आ जाए, एक अलग बात है, लेकिन आपको स्वयं जागरूक रहना होगा। और महाविद्यालय में जब आप प्रवेश करेंगे, वहाँ नोटिस बोर्ड है, उस नोटिस बोर्ड में देखिए कि आज कोई नोटिस लगा है। महाविद्यालय का जो अंदर का कैंपस है, एक उसमें भी नोटिस बोर्ड है। जैसे आप एनसीसी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो एनसीसी कार्यालय के बाहर नोटिस बोर्ड है। आप एनएसएस के बारे में चाहते हैं, उसके बाहर नोटिस बोर्ड है। पुस्तकालय के बारे में जानकारी चाहते हैं, उसके बाहर नोटिस बोर्ड है। और जो बिल्कुल जो एंट्री पे मैंने जो बताया एक नोटिस बोर्ड है, उसमें भी सूचनाएं लगती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपको संबंधित गतिविधि के कार्यालय का जो नोटिस है, नोटिस बोर्ड है, उसका आपको अवलोकन करते रहना चाहिए। आप जब महाविद्यालय में एंटर करेंगे तो वहाँ कुछ महाविद्यालय के नियम और कुछ तौर तरीके वहाँ पे लिखे हुए हैं, उनको आपको पढ़ना चाहिए। ये महाविद्यालय आप अभी आ रहे हैं, ये आप यहाँ 3 साल पढ़ेंगे, 5 साल पढ़ेंगे, इसको आप अपना घर की तरह समझें, वैसा ही साफ सुथरा इसको रखें और इसकी गरिमा का पूरा ध्यान रखें। दूसरी जो गतिविधि महाविद्यालय में जिसका जिक्र मैं करना चाहूँगा वो एनएसएस यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना। इसकी भी हमारे महाविद्यालय में 4 इकाइयाँ चलती हैं और इसका कार्यालय है। जो विद्यार्थी एनएसएस में प्रवेश के इच्छुक हैं, उनको कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखते रहना चाहिए। एनएसएस के माध्यम से महाविद्यालय में विभिन्न गतिविधियां होती हैं। एनएसएस भी विद्यार्थी के व्यक्तित्व को निखारने का कार्य करता है, उसको बहुत कुछ सिखाने का कार्य करता है। खासकर सामूहिकता, सहभागिता, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करने की भावना, एक दूसरे के लिए त्याग करने की भावना, बहुत सारी चीज़ें आप एनएसएस के माध्यम से सीखते हैं। रोवर स्काउट एक अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि है। यहाँ महाविद्यालय में रोवर स्काउट भी संचालित होता है। आप रोवर स्काउट की जानकारी के लिए भी रोवर स्काउट का जो कार्यालय है, उसके बाहर नोटिस बोर्ड को देखते रहें। अन्य में और महाविद्यालय में बहुत सारी गतिविधियां संचालित होती हैं, जैसे कि खेल कूद विभाग है। खेल कूद विभाग में हालांकि खेल कूद अधिकारी नहीं हैं, लेकिन एक प्रोफेसर साहब के पास में उनका चार्ज है और उनके निर्देशन में खेल कूद की गतिविधियां होती हैं। तो जो छात्र छात्राएं खिलाड़ी हैं, खेल कूद में भाग लेना चाहते हैं, वे खेल कूद कार्यालय के बाहर जो नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं उनका अवलोकन करें, वहाँ से आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और महाविद्यालय में आप जब भी आएँ, ये नियम आपको बना लेना है पहले दिन से। महाविद्यालय का परिचय पत्र जो आपको मिलेगा वो आपके गले में टंगा हुआ होना चाहिए। परिचय पत्र के अभाव में आपको क्लासरूम में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी और आपको महाविद्यालय परिसर से भी बाहर निकाला जा सकता है। नियमित विद्यार्थी की यही पहचान है कि उसके पास में प्रवेश पत्र हो। तो प्रवेश पत्र को लाने में और गले में पहनने में आपको कभी आलस्य नहीं करना है, उसको सदैव अपने गले में रखना है। और महाविद्यालय में जब आप आते हैं, अपने साथ ऐसे दोस्तों को नहीं लाना है जो महाविद्यालय के विद्यार्थी नहीं हैं, क्योंकि जो आउटसाइडर्स होते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है। और कईयों के खिलाफ पिछले कई सालों में हर साल पुलिस केस भी बनाए जाते हैं। जो कोई बाहर के आते हैं और किसी अवांछित गतिविधि के अंदर यदि वो पकड़े जाते हैं तो उनके पुलिस केस भी होते हैं।
महाविद्यालय में टॉयलेट्स हैं, महाविद्यालय में जल की सुविधा है, ये सब आपके लिए हैं। टॉयलेट्स को साफ़ सुथरा रखें और कहीं भी गंदगी ना करें, पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। और महाविद्यालय की जो एक गरिमा है, महाविद्यालय का अपना जो एक गौरव है, लोहिया महाविद्यालय इस पूरे अंचल में विख्यात है और आप भाग्यशाली हैं कि इस महाविद्यालय के आप जो विद्यार्थी बने हैं। तो आपका इस महाविद्यालय में स्वागत है और इस महाविद्यालय में एक बहुत अच्छी फैकल्टी है, अच्छी यहाँ पे टीचिंग होती है, अच्छी लैब्स हैं, अच्छी यहाँ पर जो है सारी सुविधाएं हैं। आप वो सब आपके लिए हैं, उन सब का लाभ आप उठाएं। और कोई भी समस्या हो आप अपने किसी भी प्रोफेसर साहब से मिलें, किसी भी प्रकार की समस्या हो। वो आपके पुस्तक आप यदि गरीब परिवार से आते हैं, आपके पास में पुस्तक का अभाव है, तो वो भी आपको अपने किसी प्रोफेसर साहब जो पढ़ाते हैं उनसे बात कर सकते हैं। एक और स्कॉलरशिप विद्यार्थियों को मिलती है, स्कॉलरशिप का एक अलग विभाग है। वहाँ बाहर जो नोटिस बोर्ड है उसको भी आप अपनी स्कॉलरशिप कब फॉर्म भरना है उसका भी आप अवलोकन करते रहें। सिलसिलेवार पढ़ाई अपन अगले व्याख्यान से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।